हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। दोस्तों, ये सेशन चला हुआ था, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का सेशन चला हुआ है। लगभग 2 क्लास हो चुकी हैं, ये थर्ड क्लास रहेगी। और हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र। देखिए दोस्तों, पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पाचन तंत्र होता क्या है, यदि मैं इसके बारे में बात करता हूं तो पाचन क्या होता है। डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। इसका मतलब पाचन एक कैसे अभिक्रिया है। पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है मेरे भाइयों? पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल प्रोसेस होती है दोस्तों। यदि मैं बात करता हूं आगे की तरफ, सर इसमें होता क्या है। देखिए, इसमें होता है जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कॉम्प्लेक्स फूड को बोलेंगे जटिल भोजन। अभी मैं बताने वाला हूं जटिल भोजन क्या होता है। ये कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड, या हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट फूड में, मतलब कि साधारण साधारण भोजन में। ठीक है जी। इसमें होता है साधारण भोजन के अंदर। ये कॉम्प्लेक्स फूड कैसे होता है, जैसे मान के चलो ये एक खाना है, इतना बड़ा टुकड़ा है, और मैंने इसमें से छोटा सा टुक तोड़ा, इतना सा भाग बन गया, फिर और तोड़ा गया, फिर इतना हो गया। और जब हम मुंह के माध्यम से इसको चबाते तो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स। और ये कैसा होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। यही तो होता है। आपको पता है, जब आप खाना खाते हो तो खाना खाते समय आपने खाना लिया या रोटी ली तो बड़ी होती है, कॉम्प्लेक्स होता है। और जब आपने उसको चबाया, बहुत ही महीन बनाया, तो मुंह के माध्यम से वो अंदर जाएगा, फिर अंदर जाने के बाद और टूटने लगेगा। ठीक है जी। तो यही होता है डाइजेशन, मतलब कि बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। यही कहलाता है आपका पाचन। ठीक है जी। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो आपका जीभ होती है वो क्या करती है, भोजन को निगलने में हेल्पफुल होती है। ठीक है जी। और जो दांत होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं आपके, ये आपके भोजन को बिल्कुल चबाते हैं और उसको महीन बनाते हैं। यदि जिस बच्चे ने ये वीडियो ना देखी हो पिछली वाली, जीभ मतलब ह्यूमन टंग के बारे में और ह्यूमन टीथ के बारे में, पहले इस वीडियो को देखिए। जब आकर आपको ये वीडियो देखनी है तभी आपको थोड़ा सा रिलेशन समझ में आएगा। चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, समझिए दोस्तों। यहाँ पर मैंने देखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। देखिए, आपको पता है ये माउथ है, आपने खाना खाया। ठीक है जी। मुंह में आपने जैसे खाना खाया तो दांतों ने क्या किया, उसको बिल्कुल क्या किया, इसको च्युइंग किया, इसको चबाया। ठीक है जी। च्युइंग करना मतलब चबाना, चबाना। ठीक है जी। और बिल्कुल क्या किया, ग्राइंडिंग किया, इसको पीसना किया, मतलब पीसना बिल्कुल महीन बनाना। ठीक है जी। उसके बाद जो टंग होती है, ये क्या करती है, इसको तो निगलने में क्या करती है, जैक्शन में करने में क्या करती है, इसको सहायता करती है, मतलब निगलने में हेल्प करना, निगलना। अब जीव के माध्यम से खाने को क्या किया गया, निगला गया मेरे भाइयों। अब क्या होता है, जैसे ही आप मुंह में चबा रहे हो और निगल रहे हो, तो उससे पहले क्या होती है, आपके मुंह में क्या होती है, लार होती है। और लार से पहले होती है आपकी कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जिसको बोलते हैं स्लेवरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स। जिसको बोलते हैं लार ग्रंथियां मेरे भाइयों। क्या बोला जाता है, लार ग्रंथियां बोला जाता है। और वो लार ग्रंथियां कैसे कैसे होती है, पहले ये सीक्वेंस समझिए, भोजन जो होता है कैसे चलेगा। यहां से भोजन जाता है इस प्रकार से, और ये होता है आपका फूड पाइप। क्या होता है जी, फूड पाइप। और फूड पाइप को हम क्या कह सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं भोजन नली। ठीक है जी। क्या बोलते हैं, भोजन नली कह देते हैं। या हम कह सकते हैं इसको ओइसोफेगस। क्या बोल सकते हैं, ओइसोफेगस कह सकते हैं मेरे भाइयों।
फिर यहाँ से भोजन जाता है और सीधा किस में जाता है, स्टोमक में। स्टोमक को बोलते हैं अमाशय, मतलब कि अमाशय को बोलेंगे पेट, ठीक है जी। अमाशय में भोजन जाएगा और अमाशय में जाने के बाद ये किस में जाता है, आपकी छोटी आंत में। किस में जाता है, छोटी आंत, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है जी। और छोटी आंत में जाने के बाद जो अपचित भोजन जो होता है वो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। ये होती है आपकी बड़ी आंत। कौन सी होती है, ये वाली आपको दिख रही होगी, ये होती है बड़ी आंत, जिसको हम बोलते हैं लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है जी। ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसको हम बोलते हैं बड़ी आंत, ठीक है जी। प्रोसेस समझे। अब समझिए मेरे भाइयों, जब आपने खाना खाया तो खाने को नरम बनाना है बिल्कुल, है ना जी। और वो कौन बनाएंगे, वो सलेवरी ग्लैंड्स होती है, जिसको हम बोलते हैं लार ग्रंथियां। स्टार्ट करते हैं, देखिए मेरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। समझिए, पहले समझिए एक प्रोसेस भी होती है। एक बार क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस ऑफ द डाइजेशन, यदि आपको स्टेजेस ऑफ डाइजेशन कहने लगे, एक स्टेज होता है, जैसे मान के चलो सबसे पहले आपने इंजेक्शन किया, या फिर इंजेक्शन को हम बोलते हैं अंतर्गत, मतलब कि भोजन को खाना। यहाँ समझने की कोशिश करें, ऐसे सीरीज भी आपको लगानी आ सकती है, ठीक है जी। ये सीरीज भी आपसे पूछ सकता है, आपसे क्रम भी पूछ सकता है, आपको पाचन का क्रम भी कह सकता है, पाचन का क्रम, ठीक है। तो पाचन का क्रम कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो आपसे पूछने लगे पाचन का क्रम, तो आप किस प्रकार से बताओगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर भोजन को खाना, ठीक है जी, भोजन को खाना, या फिर हम कह सकते हैं निगलना। आपने भोजन को निगला, ठीक है जी। उसके बाद आपका भोजन का पाचन हुआ। अब पाचन हुआ तो किसमें होगा, ये होता है आपका, किसमें होता है, आप यहाँ शुरू हो गया कहाँ से, आपका स्टोमक से शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। स्टोमक और प्लस में लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है जी। इसमें स्टोमक आपका पेट जो होगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, पाचन शुरू हो गया। अच्छा जी, फिर होगा एब्जॉर्बेशन। एब्जॉर्बेशन का मतलब होता है अवशोषण। अब जो आपका क्या हो गया, जो आपके न्यूट्रिएंट्स, जो आपके न्यूट्रिएंट्स फूड है ना, पोषक जो तत्व हैं, उनका जो एब्जॉर्बेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि छोटी आंत में, ठीक है जी मेरे भाइयों। मतलब कि समझने की कोशिश करें कि आपने जब खाना खाया तो मुंह के माध्यम से खाना गया, आपने निकला, उसके बाद पेट में गया, पेट में यहाँ से डाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है जी, स्टोमक से, पेट से। उसके बाद छोटी आंत में, छोटी आंत में जो पचा हुआ भोजन है या फिर जो कुछ बच रहा है भोजन में, उसमें से सभी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन जो कर लेती है वो छोटी आंत कर लेती है, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन। अच्छा, एसिमिलेशन क्या मतलब, क्या होता है, स्वांगीकरण, इसको समझिए। क्या होता है भाई, जो आपका फूड होता है, ये फूड ब्लड के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, माध्यम से शरीर की, शरीर की प्रत्येक सेल, प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण का मतलब होता है जो फूड होता है ब्लड के माध्यम से, खाना जो होता है प्रत्येक सेल तक पहुंच जाए, इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा ये बात। उसके बाद होता है एक्सक्रिएशन, जिसको हम बोलते हैं उत्सर्जन, इसको हम बोलते हैं वेस्ट मटेरियल। क्या बोलते हैं, अच्छा जी सुनिए, वेस्ट मटेरियल जो होगा, है ना जी, जिसको हम बोल सकते हैं अपचित, अपचित पदार्थ हम कह सकते हैं, भोजन तो नहीं रहेगा अब ये। तो जो आपका अपचित पदार्थ है, ये क्या होता है, इसका एक्सक्रीट किया जाता है, और किसके माध्यम से किया जाता है, वो किया जाता है सर जी आपका लार्ज, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है जी। जो अपचित भोजन होगा उसको लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सीक्वेंस होता है आपके डाइजेशन का। सबसे पहले इंजेक्शन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्बेशन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, और फिर एक्सक्रिएशन होगा। इसी के माध्यम से आपका भोजन का पाचन होता है। आप कभी भी एसिमिलेशन पहले नहीं ला सकते हैं, एब्जॉर्बेशन पहले नहीं ला सकते हैं, जो इंजेक्शन है वो पिछले नहीं ला सकते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन होगा, आप निकलेंगे, फिर डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, फिर एब्जॉर्बेशन, भोजन का जो पोषक तत्व है उनका एब्जॉर्बेशन किया जाएगा, फिर एसिमिलेशन होगा, मतलब कि जो आपकी पोषक तत्व हैं वो ब्लड के माध्यम से प्रत्येक सेल तक पहुंचेंगे, और फिर जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये प्रोसेस होती है। अब देखो, आपने भोजन, अब शुरू करते हैं। भोजन आपने मुंह में दांतों के माध्यम से चबाया। अब चबाते चबाते हुए क्या होता है, आपका भोजन जो होता है गीला हो जाता है। किसके माध्यम से होता है, आपकी कुछ ग्लैंड्स होती है, जिसको हम बोलते हैं स्लेवरी ग्लैंड्स। क्या बोला जाता है, स्लेवरी ग्लैंड्स, जिसको बोलते हैं लार ग्रंथियां। स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ, देखिए लार ग्रंथियां जो होती है वो किस प्रकार से होती है। यहाँ आपको एक फिगर दिख रहा होगा, देखिए ये स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, जिसको हम बोलते हैं लार ग्रंथियां। ठीक है जी दोस्तों, तो समझिए, आपकी 3 टाइप्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं। कितनी होती हैं, 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो समझिए, एक तो होती है
पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड्स, एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, और एक होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ये तीन ग्लैंड्स होती हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ देखिए। एक तो होती है पैरोटिड ग्लैंड्स, ये वाली रही, ठीक है जी। दूसरी होती है सबलिंगुअल, और सबलिंगुअल ये रही इधर। और भाई साहब एक होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, यहाँ आपको दिख रही है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन बनता है सर जी इनके बारे में समझिए क्या क्या होता है। देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है ये कहाँ होती है, ये होती है कान के पीछे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर होती है, ये बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे होती है पैरोटिड ग्लैंड्स, कहाँ होती है। और कहा जाता है यही जो ग्लैंड्स होती है ये होती है सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि। मतलब कौन सी ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों में सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है, इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड्स, ठीक है। स्लैवरी ग्लैंड्स, कौन सी स्लैवरी ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती है, इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड्स, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बात आते हैं दूसरे पर, एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। देखिए सबलिंगुअल होता है यहाँ, तो इसको हम बोलते हैं जीभ के नीचे, क्या बोलते हैं, जीभ के नीचे। मेरे भाइयों बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को भाई साहब शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी। आपके इस मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमें। तो जीभ के नीचे होती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, आगे आती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। और सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड्स होती है ये होती है आपकी जो साइड वाली होती है, जिसको हम बोल सकते हैं आपका कौन सा होता है, साइड वाला, या हम कह सकते हैं आपका जो आपका कौन सा होता है, जबड़े के पीछे, है ना। तो जबड़े के पीछे जो होगी वो आपकी कौन सी ग्लैंड्स होती है, जबड़े के नीचे या पीछे जो होती है वो होती है आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तीन ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है पैरोटिड, और सबसे छोटी की मैं बात करता हूँ तो सबसे छोटी कौन सी होती है, ये वाली जो ग्लैंड्स होती है, ये कैसी होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स। कैसी होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स। हम पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओनली स्लैवरी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। यदि हम सबसे छोटी ग्लैंड शरीर के अंदर की बात करें तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि होती है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की हम बात करें तो वो आपका लीवर होता है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, जो आपके लीवर ग्लैंड जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। परंतु हम स्लैवरी ग्लैंड के अंदर बात करें, लार ग्रंथियों की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड्स, और सबसे छोटी जो होती है वो होती है कौन सी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स। विशेष तौर पर ध्यान रखें, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, आगे की तरफ चलेंगे मेरे दोस्तों। चलिए राइट डाउन कर लिया होगा आपने। चलिए एक क्वेश्चन बनता है, सर जी ये सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड्स होती है क्या करती है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड्स होती है, ये वाली ग्रंथि जो होती है, ये वाली ग्रंथि कहते हैं कि ज्यादा सबसे ज्यादा जो आपका सलाइवा होता है, सलाइवा का निर्माण, सलाइवा को बोलते हैं लार्ज होती है, तो सबसे ज्यादा सलाइवा का निर्माण करती है, ठीक है जी। सबसे ज्यादा यदि मैं बात करता हूँ लार का जो निर्माण करती है वो कौन सी ग्रंथि करती है आपकी, ये करती है आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, मैंने यही बताया है ग्लैंड्स के बारे में। जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड्स होती है ये आपके कहाँ होती है, आपके आपके किधर होती है भाई साहब, कान के पीछे इधर जस्ट होती है। और जो आपके सब लिंगल होती है ये जीभ के नीचे होती है, सामने वाले का भी देखना आप। और आपका होता है सब मैंडिबुलर, और ये होती है आपके जबड़े के जस्ट नीचे होती है। तो विशेष तौर पर जानना, सबसे बड़ी ये होती है, और सबसे छोटी कौन सी होती है, सबलिंगुअल। और ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो आपका लार बनाती है वो बनाती है सब मैंडिबुलर। कहा जाता है जी 70 से 75%, 70 से 75% जो सलाइवा बनाती है ना वो अकेली यही बनाती है, अकेली जो लार बनाती है वो कौन सी बनाती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है जी बच्चों, अब समझिए, अब भोजन के अंदर इन ग्लैंड्स का जो लार हैं, ये सारी जो सलाइवा है वो मिला भोजन के अंदर। अब क्या क्या किस किस का कैसे कैसे काम होता है, थोड़े से आगे की तरफ चलेंगे। देखिए भाई साहब, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझिए। देखो अब क्या होता है, जो आपका लार होता है, जो आपका सलाइवा होता है, जो आपका क्या होता है, सलाइवा, सलाइवा जो होता है जिसको हम बोलते हैं लार। सर जी लार में क्या क्या होता है, तो देखिए लार में दो एंजाइम होते हैं, दो एंजाइम होते हैं।
टू एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन सलाइवा। कौन कौन से मुख्यतः जो होते हैं, दो ही होते हैं, तो समझिए कौन कौन से होंगे। दो एंजाइम हैं, एक का नाम होता है टाइलिन और एक का नाम होता है लाइसोजाइम मेरे भाइयों। इसको हम बोलते हैं टाइलिन और इसको हम बोलेंगे लाइसोजाइम। ये आपके दो एंजाइम होते हैं, किसके अंदर होते हैं? लार के अंदर होते हैं। अब ये बता दीजिए कि लार के अंदर ये दोनों एंजाइम है सर, इनका क्या क्या काम होगा। पहले एक चीज समझिए, यहां आपको नोट डाल करके लिखना है। नोट क्या? कि जो हमेशा एंजाइम होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो देखिए, एंजाइम एंजाइम भोजन के पाचन में हेल्पफुल होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं, यदि भोजन का पाचन कराना है ना, तो आपके शरीर में किसका होना जरूरी है? एंजाइम्स। और जो एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा किससे निकलेंगे? ग्रंथियों से निकलते हैं सर जी। आपके एंजाइम कहें या हार्मोन्स कहें, वो दोनों हमेशा किससे निकलते हैं? ग्रंथियों से, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। तो ध्यान रखना। तो भाई साहब, आपकी स्लेवरी जो सलाइवा निकल रहा है, स्लेवरी ग्लैंड से निकल रहा है, और उसमें जो एंजाइम है वो दो एंजाइम बताए मैंने, टाइलिन और लाइसोजाइम। अब समझिए इस टाइलिन का क्या काम होता है। तो टाइलिन का देखिए, टाइलिन क्या काम करेगा, टाइलिन के बारे में समझिए। टाइलिन जो एंजाइम होता है ये क्या कार्य करेगा, समझिए मेरे भाइयों। टाइलिन जो होता है ये क्या करता है? स्टार्च जो होता है आपका, स्टार्च, स्टार्च को स्टार्च को किसमें? माल्टोज, माल्टोज में कन्वर्ट कह सकते हैं, या बदलना कह सकते हैं, या तोड़ना कह सकते हैं। बदलता है, ठीक है जी, कन्वर्ट करता है। कौन करता है? ये जो टाइलिन एंजाइम होता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। स्टार्च एक क्या है? स्टार्च एक मेरे भाइयों एक कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा है? ये होता है आपका पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, स्टार्च को माल्टोज में जो कन्वर्ट करने का काम कर रहा है मेरे भाइयों, वो टाइलिन एंजाइम करता है। विशेष तौर पर ध्यान रखना, कौन सा करता है? टाइलिन करेगा। देखो, लार का विशेष तौर पर एक काम ये भी होता है, ये भोजन को नरम भी बनाती है। क्या बनाती है? भोजन को भोजन को नरम बनाना। ठीक है जी, भोजन को नरम बनाना। इसका मतलब भोजन को जो सॉफ्ट बनाती है वो क्या बनाती है? आपकी लार बनाती है मेरे भाइयों। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब बचता है सर जी लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करेगा, इस लाइसोजाइम के बारे में समझिए। लाइसोजाइम ये क्या काम करेगा? लाइसोजाइम के बारे में पढ़िए। लाइसोजाइम होता है मेरे भाइयों, ये क्या काम करेगा? देखिए, इसका काम होता है किल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। मतलब कि किल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया इन इन फूड। मतलब कि भोजन के अंदर हार्मफुल जो आपके जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम। भोजन में भोजन में हानिकारक भोजन में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट करना। आपको पता है भाई, आप खाना खाते रहते हो, मान के चलो कोई चीज़ सड़ी हुई है, खराब है, उसमें मक्खी बैठी है, तो आप खा जाते हो उसको, परंतु आप बीमार नहीं होते हो। ठीक है जी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई साहब आपके ऑलरेडी आपके लार के अंदर एक लाइसोजाइम एंजाइम है, जो क्या करता है? ऑलरेडी बैठा हुआ होता है। कोई भी भाई साहब आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी आएगी, कोई भी जीवाणु, कोई बैक्टीरिया आएगा, उसको किल कर देता है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? लाइसोजाइम। बिल्कुल समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आपको ये चीजें। तो लाइसोजाइम और एक क्या हो जाता है आपका? टाइलिन। तो विशेष तौर पर टाइलिन का काम क्या होता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। और टाइलिन का जो लाइसोजाइम होता है, इसका कार्य क्या होता है? भोजन में आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। ठीक है जी बच्चों, ये चीज बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब चलिए, आपको पता होगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने आपको पिछले में एक फिगर में दिखाया था, ये क्या क्या होता है, समझिए। देखिए,
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा चीज दिख रही है आपको, ये ओइसोफेगस दिख रहा है ना। ओइसोफेगस जो होता है, ओइसोफेगस जो होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये देखो आहार नाल जिसको हम बोलते हैं, ये वाली, ये यहाँ से फूड पाइप जो आ रहा है ऐसे यहाँ तक होता है। ओइसोफेगस जो होता है यहाँ से यहाँ तक। और आहार नाल फूड पाइप की बात करें तो ओवरऑल काउंट होता है, जिसमें आपकी आंत भी, और छोटी आंत, बड़ी आंत, और परत में आपका फूड पाइप जो होता है। तो समझिए भाई साहब इसमें क्या क्या होगा, समझिए। देखो यहाँ पर देखिए, एक होता है आपका ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जो होता है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं फूड पाइप भी। पर समझिए एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपका ओइसोफेगस होता है लगभग, ये आपका लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसकी लेंथ की मैं बात करूं, जो आपका फूड पाइप होता है यहाँ से लेकर और जो स्टोमक तक जाएगा, बस ओनली यहाँ से यहाँ तक स्टोमक जो होगा, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ओवरऑल यदि मैं इस फूड पाइप की बात करता हूँ, इस फूड पाइप की जिसको हम बोलते हैं आहार नाल, ठीक है जी, ओवरऑल जो होगा आहार नाल फूड पाइप जो होगा, इसकी जो लेंथ होती है ये होती है 32 फीट। कितनी होती है जी? 32 फुट हम कह सकते हैं। कितनी होती है जी? 32 फुट आपकी इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। 32 फीट कह दो, या हम कह सकते हैं 9 मीटर। ठीक है जी, किसकी लेंथ होती है? ओवरऑल आपका, ओवरऑल जो आपका क्या होगा, ओवरऑल जो आपका फूड पाइप होगा उसकी लेंथ के बारे में बात करेंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए मेरे भाइयों, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है लार्ज, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है जी, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो क्या होता है, छोटी आंत बड़ी आंत, देखिए छोटी आंत जो होती है ये होती है आपकी 6 से कितनी होती है? 6.5 मीटर। और आपकी जो लार्ज होगी ये होगी आपकी 2 से 2.5 मीटर। ठीक है जी। अब देखो लगभग मैं इसको ऐड करता हूँ, 6, 7, 8, ठीक है जी, 8 और आधा ये हो रहा, और लगभग आपके 25 सेंटीमीटर लॉन्ग की ये भी होता है। तो ओवरऑल जो बैठता है ना आपको, ये ओवरऑल करने पर आपका कितना बैठेगा? 9 के आसपास बैठता है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो आपका ओइसोफेगस होता है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यदि ओवरऑल फूड पाइप की बात करें तो ये 32 फीट होता है, या फिर हम कह सकते हैं 9 मीटर कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा एक और चीज होता है, जो ओइसोफेगस होता है इसमें जो फूड जाता है ना, इसमें ये क्रमांक कुंचन के माध्यम से होता है। क्रमांक कुंचन, क्रमांक कुंचन का मतलब होता है, जैसे कि यहां मैं बता रहा हूं आपको, इधर देखिए, जैसे मान के चलो आप नया पेज लेते हैं। देखिए क्रमांक कुंचन क्या मतलब होता है, ऐसे समझ लीजिए, आपका जो फूड पाइप है, जो आपका जो ओइसोफेगस है, ऐसे तो मान के चलो यहाँ से भोजन जा रहा है, भोजन यहाँ गया, यहाँ गया, तो क्या होगा, ऊपर वाला भाग पहले सिकुड़ेगा, फिर आगे चलेगा, फिर यहाँ सिकुड़ेगा, फिर आगे चलेगा, अगला वाला भाग खुलता चले जाएगा, पिछला भाग भाग क्या होता चले जाएगा? बंद होता चले जाएगा। तो ऐसी स्थिति होती है। और जो आपका क्या होता है, आपका जो जे शेप में होता है आपका, ये होता है आपका क्या चीज? स्टोमक। क्या होता है मेरे भाइयों? स्टोमक। क्या होता है? स्टोमक, जिसको हम बोलते हैं पेट। क्या बोला जाता है मेरे भाइयों? पेट। तो ध्यान रखना, ओइसोफेगस से भोजन जो होता है वो क्रमांकुंचन भाग से, कैसे? क्रमांकुंचन प्रोसेस से, क्रमांकुंचन विधि से जाता है, विधि से चलता है। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो क्रमांकुंचन बोलते हैं पेरेस्टिक, पेरेस्टिक कुछ लाइसिस बोलते हैं, पेरेस्टिलाइसिस, पेरेस्टिलाइसिस को बोलते हैं क्रमांकुंचन जो होता है। इसमें जो भोजन होता है इस प्रकार से जाएगा, और किसमें एंट्री करेगा भाई साहब? आपका इसमें, ये आपका इसमें एंट्री कर जाता है, आपका आपके स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर ये एंट्री करने लगता है। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखें। अच्छा जी, एक आपका क्या हुआ, जब आपका भोजन क्या हुआ कि स्टार्च जो था वो कन्वर्ट किस में हुआ? स्टार्च किस में? माल्टोज में। भाई कुछ ना कुछ तो भोजन का पाचन हो रहा है, कुछ ना कुछ भोजन का पाचन तो हो रहा है। और ये भोजन भी किस चीज का पाचन हो रहा है? ये भोजन भी किस चीज का पाचन हो रहा है? ये आपका माल्टोज में। ये सर जी आपका कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज में कन्वर्ट हुआ। प्लस में अभी तो भाई साहब प्रोटीन का तो पाचन ही नहीं हुआ, क्योंकि जब भोजन जा रहा है आरनाल में, अभी तो यहीं पर जाकर के स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया किसने? आपका टाइलिन एंजाइम ने। अब आगे जा रहा है तो किसका पाचन नहीं हुआ? अभी तो प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ, फैट का पाचन नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो आपका डाइजेस्टिव फूड है, हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव, या हम कह सकते हैं अन अनडाइजेस्टिव फूड, इंटर्ड इन, इंटर्ड इन, इसमें स्टोमक में,
स्टोमक इट्स कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा? जब जो भोजन, मतलब पचा हुआ भोजन या फिर अपचित भोजन जब पेट में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जी बोलस। क्या बोला जाता है? बोलस। ठीक है जी। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों? विशेष तौर पर ध्यान रखें, जब ऐसा भोजन जो अनडाइजेस्टिव फूड है और वो मिल करके डाइजेस्टिव थोड़ा बहुत, क्योंकि किसका पाचन हुआ, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्च को माइटोजन में कन्वर्ट किया है, तो वो भोजन और अनडाइजेस्टिव और डाइजेस्टिव फूड जब आपके पेट में एंट्री करता है, जो भाग जा रहा है भोजन का और जो इकट्ठा होता है उसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोला जाता है? बोलस। ठीक है जी भाई, समझ में आ रहा है? तो जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की तरफ चलेंगे मेरे भाई। देखिए भाई, अब क्या होता है, जो स्टोमक का ऊपर वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं कार्डियस, इसको बीच वाले भाग को बोलते हैं फंडस। क्या बोला जाता है? फंडस। और जल्दी से बता दीजिए, जो यहाँ पर कनेक्ट होता है इस वाले भाग को क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है, इसको और बता दीजिए क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को क्या बोला जाता है? एक होता है कार्डस, कार्डियस बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं भाई साहब? फंडस बोला जाता है। और जो पेट का निचला वाला भाग होता है इसको क्या बोला जाता है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट। इसको हम बोलते हैं भाई साहब पाइलोरस। क्या बोलते हैं? पाइलोरस। ठीक है जी, इसको बोलते हैं पाइलोरस। विशेष तौर पर ध्यान रखें, तो पेट का ऊपर वाला भाग कार्डियस, बीच वाला भाग फंडस और नीचे वाला भाग पाइलोरस बोलते हैं। ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखें, तो कार्डियस, फंडस और पाइलोरस। अब चलते हैं भाई दोस्तों आगे की तरफ। क्या होता है, आगे की तरफ चलिए। देखिए क्या होता है, जब भोजन आपका पेट के अंदर जाएगा और स्टोमक के अंदर कुछ टाइप्स की कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। उससे पहले समझिए थोड़ा सा, मैं आपको एक पेज पर बताता हूँ, समझिए। जो आपका स्टोमक है, स्टोमक के बारे में सुनिए पहले। देखिए, स्टोमक को बोलते हैं अमाशय। अमाशय, इसके बारे में समझिए। इसमें भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। मतलब कि भोजन जो होता है किसमें रुकेगा? 3 से 4 घंटे किसमें रुकता है? आपके पेट में रुकता है, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, यदि आपसे कहने लगे कि 3 से 4 घंटे रुकेगा, उसके बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे बाद HCl या पेप्सिन या रेनिन एंजाइम इसमें मिलते हैं। मतलब कि कितने घंटे बाद? लगभग 3 से 4 घंटे बाद फिर डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें मिलते हैं भाई। आगे समझिए क्या होता है इसमें। स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक में तो क्या होती है, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। आपको पता है गैस कहाँ बनती है? पेट में। तो गैस्ट्रिक ग्रंथियां जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, गैस्ट्रिक ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं। और गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो होंगी, ठीक है जी, इसमें क्या क्या होता है सुनिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक रस। क्या निकलता है? गैस्ट्रिक ग्रंथियों से गैस्ट्रिक रस निकलता है भाई। और गैस्ट्रिक रस में क्या क्या होता है? इसमें होता है सर जी HCl, एक होता है पेप्सिन और एक होता है आपका रेनिन। क्या जी? HCl, पेप्सिन और रेनिन, ये आपके किसके अंदर होते हैं? ये आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होते हैं दोस्तों, समझ रहे हो? इसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो उसको हम बोल देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, ये पेप्सिन, इसको हम पेप्सिन ही बोलेंगे हिंदी में भी, ये पेप्सिन होता है। और ये होता है आपका रेनिन। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जो पेप्सिन होता है ये क्या काम करेगा, रेनिन क्या काम करेगा, HCl क्या काम करेगा, समझिए।
देखिए दोस्तों, HCl जो होता है इसकी हम pH वैल्यू की हम बात करें तो pH वैल्यू जो होती है इसकी होती है 0 से लेकर 1.5। इसका मतलब ये एक आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब एसिड हो गया जिसकी pH वैल्यू 7 से कम है, और ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया। पेप्सिन का क्या कार्य होता है, ये आपका प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन, इसका मतलब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब मेरे भाइयों, जो प्रोटीन पच रहा है ना, उसका पाचन पेट से शुरू हो गया। कहां से शुरू हो गया? पेट से पाचन शुरू हो जाता है प्रोटीन का। तो समझिए क्या करता है, जो आपकी प्रोटीन है, जो आपकी प्रोटीन थी, इस प्रोटीन को क्या किया गया? प्रोटीन को इसमें पेप्टोन में तोड़ा गया। किसके माध्यम से तोड़ा गया? वही एंजाइम होता है, उसको हम बोलते हैं पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन एंजाइम। ठीक है जी, पेप्सिन है। विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये दोनों मेरे भाइयों, ये दोनों एंजाइम हैं। क्या है? एंजाइम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेट से निकलने वाले दो एंजाइम का नाम बताइए। वो दो एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन। विशेष तौर पर ध्यान रखना, पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं, दो एंजाइम होते हैं जो पेट से निकलते हैं। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, और प्रोटीन को पेप्टोन में जो तोड़ता है वो पेप्सिन तोड़ता है। आगे आता है भाई साहब आपका कौन सा? आगे आता है रेनिन। और रेनिन के बारे में समझिए, तो रेनिन जो होगा ये क्या काम करेगा? रेनिन जो होगा इसके बारे में समझिए। रेनिन जो होगा, रेनिन एंजाइम क्या करेगा? ये दूध की प्रोटीन का पाचन करेगा। दूध की प्रोटीन कौन सी होती है? दूध की प्रोटीन बताइए। तो दूध की प्रोटीन होती है कैसीन प्रोटीन। कौन सी होती है? कैसीन प्रोटीन। तो कैसीन प्रोटीन का जो पाचन करता है ना, वो करता है रेनिन। तो कैसीन प्रोटीन को किसमें? ठोस कैल्शियम पैरा के सीनेट में बदलना। ठोस कैल्शियम पैराक्सीनेट में जो कन्वर्ट करता है वो करता है रेनिन एंजाइम। क्या करता है? रेनिन एंजाइम जो होता है मेरे भाइयों, ये क्या काम कर रहा है? रेनिन एंजाइम दूध की प्रोटीन को, कैसीन जो प्रोटीन होती है दूध में, दूध की प्रोटीन का नाम क्या है? कैसीन प्रोटीन। इसको ठोस कैल्शियम पैराक्सीनेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ध्यान रखना, दो एंजाइम पाए जाते हैं स्टोमक के अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो निकलते हैं। कौन सा? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का काम क्या होता है भाई साहब? पेप्सिन का काम होता है सर जी, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। और जो रेनिन एंजाइम होता है दूध की घुली हुई प्रोटीन कैसीन को क्या करता है? ठोस कैल्शियम पैराक्सीनेट में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें भाई, सब्सक्राइब करें। जल्दी से भाई साहब इस काम को कर दीजिए आप। ठीक है जी, आप समझिए यहाँ पर क्या होता है, स्टोमक जो होता है, टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के कुछ टाइप होते हैं, यहाँ समझिए। ठीक है, एक का नाम होता है म्यूकस सेल्स जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल सेल। एक होती है पार्शियल सेल्स या फिर ऑक्सीनेटिक सेल्स, और एक होती है चीफ सेल जिसको हम बोलते हैं पेप्टिक सेल्स। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसके बारे में? ग्लोबल सेल। ये क्या काम करेगी ग्लोबल सेल? क्या करती है? ये एक प्रकार का लिक्विड निकालती है। इसका काम होता है कि क्या होता है आपका, कि भोजन को, जो आपको फूड को, है ना, फूड को पेट के अंदर, पेट के अंदर पेट के अंदर चिपकने से रोकती है। चिपकने से रोकना भाई, यदि भोजन चिपक जाता तो अंदर नीचे जाता ही नहीं डाइजेस्ट होने के लिए, समझ रहे हो ना। तो भोजन जो होता है वो आपके पेट के अंदर होता है, क्योंकि क्या होता है, गैस्ट्रिक वॉल्स होती हैं। ठीक है, जैसे पेट है आपका, इसके अंदर क्या होता है, कुछ वॉल्स वगैरह होती हैं, और जहाँ से लिक्विड निकलता है, और लिक्विड निकलेगा तो भाई साहब जो भोजन इसके अंदर डालेगा, तो ये मान के चलो यहाँ डल गया, तो मान के चलो ये इससे चिपक सकता था। ये क्यों नहीं चिपकेगा? क्योंकि क्या होता है आपका, ग्लोबल सेल्स होती है, ये लिक्विड फ्लो करती रहती है, जिससे भोजन क्या नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। तो फूड को पेट के अंदर चिपकने से रोकना किसका काम होता है? ग्लोबल। आगे होता है आपका दूसरा ऑक्सीनेटिक सेल्स। इसका काम होता है HCl का निर्माण करना। HCl का निर्माण करना, जो अभी HCl बता रहा था ना, HCl का जो निर्माण करती है वो आपका कौन करती है भाई साहब? HCl का जो निर्माण करती है वो करती है मेरे दोस्तों, कौन करती है? आपकी पार्शियल सेल्स या फिर हम ऑक्सीनेटिक सेल्स। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई आप सभी को। ठीक है जी मेरे दोस्तों, ठीक है जी, तो समझ में आ रहा होगा मेरे भाइयों। आगे चलते हैं। अब जो आपकी ऑक्सीनेटिक सेल्स होते हैं HCl का निर्माण करेंगी, प्लस में क्या करेंगी, जो आपके जर्म्स होते हैं या आपके बैक्टीरिया, ठीक है, जो आपके बैक्टीरिया जर्म्स जो बच गए, जो आपके लाइसोसोम से बच गए हैं ना और अंदर चले गए पेट के अंदर, तो कुछ जर्म्स या कुछ बैक्टीरिया को जो किल करती है, वो भी कौन करती हैं? यही सेल्स करते हैं। किल करना कौन करती है भाई साहब? ये करती है कौन से? ऑक्सीनेटिक सेल्स। क्यों? क्योंकि इसने क्या निकाल दिया? HCl निकाल दिया मेरे भाइयों।
HCl निकलता रहेगा तो जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करता रहेगा। कहते हैं भाई साहब HCl इतना स्ट्रांग होता है पत्थर को बचा सकता है, आपने देहाती भाषा में सुना होगा। आगे आता है पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल का काम ही होता है आपका, जो आपके कौन से होते हैं, दो एंजाइम 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 का निर्माण करना। जो अभी एंजाइम बता रहा था ना पेट के अंदर, तो एंजाइम का निर्माण करना जो होता है इसी का काम होता है। और दो एंजाइम कौन कौन से थे आपको मैंने अभी बताया है, यहाँ लिख लीजिए भाई साहब। दो एंजाइम थे आपके कौन कौन से, आपके थे पेप्सिन। कौन से थे, एक का नाम था पेप्सिन और एक का नाम था रेनिन। तो इन दोनों को जो निर्माण होता है, बनाने का जो कार्य होता है, पेप्सिन और रेनिन का जो काम होता है बनाने का, उसको कौन बनाता है, आपका बनाता है कौन सा, चीफ सेल, जिसको हम बोलते हैं पेप्टिक सेल्स। ठीक है बच्चों, तो शायद मैंने आपको अभी पूरा किसमें, माउथ के अकॉर्डिंग आपको सैलिवरी ग्लैंड्स और आपको ओसियोफेगस के बारे में और आपको स्टोमक के बारे में बताया है। ठीक है जी, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसी वजह से हम अगला पार्ट बनाएंगे। ठीक है जी, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।